हम लोग बात कर रहे थे जड़ कोशिका में उपस्थित लवक। तो मैं आपको बता दूं कि पादप में जो होते हैं, पादप में 3 तरह के लवक होते हैं। एक ल्यूकोप्लास्ट होता है, एक क्लोरोप्लास्ट होता है, एक होता है क्रोमोप्लास्ट। 3 तरह का लवक होता है। तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसके कारण पत्ती हरा होता है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। उसके बाद जो ल्यूकोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट के कारण जो होता है फूलों का रंग होता है, और ल्यूकोप्लास्ट के कारण जड़ में जो है ना रंगहीन लवक होता है, जिसको हम ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। यहाँ पूछा है कि जड़ का कौन लवक है, तो ल्यूकोप्लास्ट इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये रंगहीन होता है। कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि कौन रंगहीन लवक है, तो रंगहीन लवक आपका है ल्यूकोप्लास्ट। वही कौन फूलों को रंग प्रदान करने वाला है, तो क्रोमोप्लास्ट। कौन पत्तियों को रंग प्रदान करने वाला है, तो क्लोरोप्लास्ट। ये सारी चीज़ का डिस्कशन मैंने कर दिया है, ध्यान कर लेना। आगे है क्या, ये नहीं आता है, ये सेलुलोज है। तो सेलुलोज कोशिका भित्ति में पाया जाता है, ठीक है, सेलुलोज कोशिका भित्ति में पाया जाता है। आगे देख लीजिए, अगला बोला है कि वल्लभ भाई पटेल का सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दिया गया था। तो ये तो सबको पता है, बारदौली सत्याग्रह आंदोलन के समय वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी, ठीक है। आगे बोला है मात्रा स्थिर रखते हुए जब किसी पिंड की गति दोगुनी की जाती है, तो मतलब कोई भी पिंड दुगुना होगा तो बोला है कि उसका त्वरण दुगुना हो जाएगा। नहीं, त्वरण दुगुना नहीं होगा, उसका संवेग दुगुना हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि संवेग बराबर mv होता है। क्या होता है, mv, मास गुने वेग। तो अब इसको हम वेग को बोल रहा है कि किसको दुगुना कर रहे हैं, गति को। तो गति जब दुगुना होगा, चाहे मास दुगुना होगा तब भी संवेग दुगुना हो जाता है, गति दुगुना होगा तब भी, क्योंकि mv है। अब mv स्क्वायर है नहीं कि जहाँ 4 गुना होगा। आगे समझ में, 2 गुना होने का कारण क्या है, मास और वेग पर डिपेंड करता है कोई भी संवेग। आगे समझ में, तो यहाँ पे हो जाएगा ये संवेग 2 गुना हो जाएगा। यहाँ बोला है गतिज ऊर्जा दुगुना होगा, तो गतिज ऊर्जा नहीं होगा दुगुना, ये बात ध्यान कर लो। स्थितिज ऊर्जा भी दुगुना नहीं होगा। तो यहाँ पे सही नंबर 2 हो गया। आगे देख लीजिए, आगे बोला है कि फुटबॉल वर्ल्ड कप 2014, ठीक है, कौन तीसरे स्थान पर रहा है। तो याद रखिए, तीसरा स्थान यहाँ पूछा है, ठीक है। तो अर्जेंटीना उस समय जो है ना तीसरा स्थान पर रहा, नहीं अर्जेंटीना नहीं, नीदरलैंड तीसरे स्थान पर रहा था, ये बात ध्यान में। तो 2014 वाला नहीं पूछेगा, 2026 वाला पूछेगा, याद रखिएगा। 2026 वाला में मैक्सिको कनाडा में होने वाला है, मैक्सिको कनाडा में ये होने वाला है, ध्यान में कर लीजिए। मैक्सिको, कनाडा और यूएसए 3 जगह होगा, ये 3 जगहों पर होगा, कोनो ऑप्शन में आ सकता है। ये 2026 में, 2022 में अभी हुआ है। तो 2022 वाला जो हुआ है आपको पेरिस में हुआ है। कहाँ पे हुआ है, पेरिस में। 2018 वाला जो हुआ था ये आपको रूस में हुआ था। कहाँ हुआ था, रूस में। तो ये सारी चीज़ों को भी ध्यान में आप कर लीजिए। आगे है, अगला बोला है कि पंचायतों, नगर निगमों और नगर पालिकाओं के चुनाव हेतु संबंधित क्षेत्रों को छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो कहलाते हैं। तो सबसे छोटा जो क्षेत्र है वो वार्ड कहलाता है। क्या कहलाता है, वार्ड कहलाता है, ये ध्यान में कर लीजिए, ठीक है। आगे बोला है पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। तो एक काम खत्म होने के बाद जस्ट दूसरा काम कोई स्टार्ट होता है तो वही पूर्वकालिक क्रिया, पहले वाला काम पूर्वकालिक क्रिया होता है। पिताजी चाय पीकर दफ्तर चले गए, मतलब पिए चाय और चले गए, यानी कहने का मतलब एक काम खत्म किए तब दूसरा काम उन्होंने शुरू किया। तो इसीलिए ये ध्यान में कर लीजिए कि ये जो है ना इसमें पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है, ये ध्यान में कर लीजिए। आगे बोला है कि एक निर्माता अपने उत्पाद के अंकित मूल्य का 20% पर छूट देता है, मतलब 20% का बट्टा देता है, और खुदरा विक्रेता घटे हुए मूल्य पर पुनः 30% का छूट देता है। तो बट्टे का तुल्य एक बट्टा क्या होगा। तो यानी कहने का मतलब है 2 को बट्टा देता है, एक बार 20% और एक बार 30%। तो ओवरऑल कितना बट्टा हो गया, ये चीज़ पूछा जा रहा है। तो इसको निकालने का तरीका क्या होता है कि आप 20 लिख लीजिए, फिर 30 लिख लीजिए और जोड़ दीजिए, प्लस 20 गुने 30 बटे, सॉरी माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा, माइनस 20 गुने 30 बटे 100 कर लीजिए। अब 1 0 से 1 0 कट गया, फिर 1 0 से 1 0 कट गया, तो यहाँ कितना आ गया, 2 तिया 6। अब 20 और 30 कितना होता है, 50। तो 50 में से क्या घटेगा, 6।
तो कितना परसेंट, तो ओवरऑल 44% हो गया। कितना हो गया? 44। तो ओवरऑल परसेंटेज जब भी निकालना होगा, 2 गो बट्टा दे रहा है, बोल रहा है कि भाई कुल बट्टा कितना होगा या तुल्य बट्टा कितना होगा, तो ओवरऑल निकालने का तरीका यही है। ये ध्यान है, दोनों बट्टा को एक बार जोड़ लीजिएगा और दोनों को गुना करके 100 से भाग करके घटा लीजिएगा। ठीक है, ये चीज़ तरीका होता है, आप कर लेंगे। आगे देखिए, अगला बोला है कि ICS का परीक्षा पास करने वाले प्रथम, ठीक है, प्रथम भारतीय का नाम पूछा है तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी है, जो ICS के परीक्षा पास पहली बार किए थे। ठीक है, ICS। ठीक है, आगे है प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव कौन है? तो प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव याद रखिए, प्राकृतिक गैस में 75% आपका मीथेन होता है। क्या होता है? मीथेन। तो इसका आंसर हो जाएगा मीथेन। निम्नलिखित में व्यस्त समुद्री मार्ग के बारे में बोला है, तो व्यस्त समुद्री मार्ग के बोला ऑप्शन में दिए गए हैं कैरिबियन सागर, ठीक है, व्यापारिक मार्ग, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा हिंद महासागर और व्यापारिक मार्ग। तीसरा ऑप्शन है उत्तरी प्रशांत महासागर और व्यापारिक मार्ग, और उत्तरी अटलांटिक। तो सबसे अटलांटिक वाला जो है ना, सबसे व्यस्त व्यापारिक मार्ग है, ये ध्यान में कर लीजिएगा। उत्तरी अटलांटिक जो है ना, सबसे उत्तरी अटलांटिक जो व्यापारिक मार्ग है, ये सबसे ज़्यादा व्यस्त है, ये ध्यान में कर लीजिएगा। आगे बोला है कि भारत में सरकार का रूप है, मतलब भारत का सरकार कैसा है? तो भारतीय सरकार संसदीय है, क्योंकि हमारे यहाँ लोकतांत्रिक सरकार है, लोकतांत्रिक एक संसदीय सरकार होती है, इसलिए भारत की सरकार कैसा है? संसदीय है। ठीक है, आगे बोला है कि करेक्ट स्पेलिंग कौन है? ठीक है, एमोंग, मतलब इनमें से जितने भी दिए गए हैं उनमें से कौन करेक्ट है? तो डायरिया का स्पेलिंग जो होता है DIARRAHOE होता है, डायरिया। ठीक है, इसको डायरिया पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? डायरिया। ठीक है, वो बीमारी वाला जो डायरिया होता है वो ऐसे ही लिखा था, ये याद कर लीजिए कि डायरिया का स्पेलिंग यही होता है। सब में डायरिया लिखा है, लेकिन ये करेक्ट डायरिया ये है। आगे बोला है 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किन घटनाओं के कारण जर्मनी और उसके साथी राष्ट्रों को हार हुई? मतलब जर्मनी और उसके साथ वाले काहे हार गए थे? तो याद रखिएगा कि इसमें जो हारने का कारण है, हारने का कारण है पर्ल हार्बर पर, सबसे पहले पर्ल हार्बर पर आक्रमण, पहला कारण ये है। और दूसरा कारण है जर्मनी के रूस पर आक्रमण। ठीक है, जर्मनी ने रूस पर आक्रमण कर दिया था और पर्ल हार्बर पर जो है ना जापान आक्रमण कर दिया था, इसके कारण जो है ना वो 41 में हार गया था। हिरोशिमा वाला पर तो वो जापान हारा था, याद रखिएगा, जापान सरेंडर बोला था हिरोशिमा पर और नागासाकी पर बम गिराया गया था। तो ये यहाँ पे हो जाएगा आपका यही, डी वाला सही है और बी वाला सही है। 6 अगस्त को गिराया था और एगो 9 अगस्त को गिराया था। चलो ये यहाँ देख लो, ये हो जाएगा 3 नंबर। ये बोला है log 243 में कितना मान आएगा? बराबर में 5 है, तो इसका क्या वैल्यू आएगा? x की वैल्यू क्या आएगी? तो 243 को अगर फैक्टर करिएगा तो 2 के पावर 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 के पावर नहीं, 3 के पावर 5 आएगा। कितना आएगा? 3 के पावर 5। कितना आएगा? 3 के पावर। अब 3 के पावर 5 आ रहा है, तो ये 5 से 5 कट गया। ठीक है, अब बच जाएगा 3। तो x जो है ना इसी के साथ है, इसीलिए इन्वर्स में x होगा। तो उस परिस्थिति में 3 बराबर 1/x हो गया। हमको सीधे x का मान पूछा है, तो 1/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/3। 1/3 किस में है? इसमें है। आगे समझ में? 243 को जब फैक्टर करिएगा तो 3 के पावर 5 आता है, 5 से 5 कट गया। 5 से 5 जब कट गया तो उस परिस्थिति में याद रखिएगा कि ये माइनस में है तो इन्वर्स होगा, और इन्वर्स होने के कारण हम इसको उल्टा कर देते हैं। 3 को उल्टा करके जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए, एक गैस में संचारित होने वाली तरंग की तरंगदैर्घ्य उसी ताप पर वायु के में तरंगदैर्घ्य की दुगुनी हो जाती है। तो यदि वायु में तरंगदैर्घ्य इतना है तो उसका जो है ना, तो गैस का तरंगदैर्घ्य कितना होगा? तो बोला है कि 2 गुना हो जाता है, तो बस इसमें 2 से गुना कर लीजिए, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 680 हो जाएगा बस। आगे बोला है एक पदार्थ की जल में विलेयता ताप बढ़ने पर क्या होती है? तो याद रखिएगा कि विलेयता जो है ना द्रव और ठोस, 2 गो में जो है ना बढ़ता है। द्रव और ठोस में क्या होता है? बढ़ता है, और गैस में घटता है विलेयता। याद रख लीजिएगा, गैस में घटता है, द्रव और ठोस में बढ़ता है। तो यहाँ कौन चीज़ है? द्रव है। जल में, जल द्रव है ना, तो जल में क्या हो जाएगा? बोला है बढ़ने पर बढ़ती है, तो वह पदार्थ क्या होगा? तो बढ़ रहा है तो पदार्थ क्या होगा? बढ़ने से घटती है ना। अच्छा,
बढ़ने से घटती है तो घटने वाला गैस होगा, कौन हो जाएगा? गैस। बस ये ध्यान में कर लीजिए। महापौर निम्नलिखित में से किसका प्रमुख होता है? तो ये पहले भी बता दिए हैं, ठीक है। किसका होता है? नगर परिषद। नगर परिषद का जो है प्रमुख को हम क्या कहते हैं? महापौर कहते हैं। आगे बोला है नदी जो दक्षिणी गंगा कहलाती है, ठीक है, दक्षिणी गंगा गोदावरी को कहते हैं। किसको कहते हैं? लेकिन दक्षिण भारत की गंगा पूछेगा तो कावेरी को कहते हैं। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी, दक्षिणी गंगा गोदावरी, बूढ़ी गंगा गोदावरी, प्रायद्वीपीय भारत की गंगा गोदावरी, लेकिन दक्षिण भारत की गंगा कावेरी। ये बात ध्यान में कर लीजिए, दो बातों में कन्फ्यूजन हो सकता है। दक्षिणी गंगा कौन हो गया? गोदावरी। बूढ़ी गंगा कौन हो गया? गोदावरी। उसके बाद है आपको कि प्रायद्वीपीय भारत की गंगा कौन है? गोदावरी। लेकिन दक्षिण भारत की गंगा कौन है? कावेरी। इस बात को ध्यान में कर लीजिएगा। लोकमान्य तिलक के विषय में निम्नलिखित में से कौन कथन सही नहीं है? ये बोला है उन्होंने मराठी पत्र केसरी प्रकाशित किया था। तो हाँ, मराठी भाषा में उन्होंने केसरी को प्रकाशित किया था, याद रखिएगा। उसके बाद पहला बात तो सही है। दूसरा में बोला है कि वह नरमपंथी नेता थे। तो नरमपंथी नेता वो नहीं थे, ठीक है, वो नरमपंथी नहीं थे, वो गरमपंथी थे। बाल गंगाधर क्या थे? गरमपंथी। ये हम लाल बाल पाल बताए होंगे तो उसमें बताए होंगे कि बाल गंगाधर क्या थे? गरमपंथी नेता थे, ठीक है, नरमपंथी नहीं थे। अच्छा, उसके बाद है गणपति का उत्सव जो है ना उन्होंने ही शुरू किया था। मतलब गणेश जी का उत्सव मनाना जो है ना उन्होंने ही पहली बार महाराष्ट्र में शुरू किए थे। और 1897 में वैमनस्य एवं घृणा फैलाने के आरोप में कैद कर लिया गया था उनको। ये भी बात सही है, ठीक है, ये दोनों सही है, क्योंकि उनको जो है ना उनको वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था कि ये अशांति का जनक है। तो पूछा जाता है कि अशांति का जनक किसे कहा गया है? तो बाल गंगाधर तिलक को। और किसने कहा था? तो वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। इसी कारण से 1897 में उसको जो है ना कह दिया कि भाई ये अशांति का जनक है, वैमनस्य से घृणा फैलाता है, इसीलिए 1897 में इनको कैद कर लिया गया था और सज़ा भी करा दिया गया था। ये बात ध्यान में कर लीजिए। आगे है भारत में मैंगनीज, भारत में दिखाई दे रहा है, इसमें दिखाई दे रहा है, हाँ, रोकना नहीं है। चलो आगे देखो, भारत में मैंगनीज का सर्वाधिक प्रतिशत उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? ठीक है, भारत में मैंगनीज का उत्पादन करने वाला भारत का जो राज्य है वो कर्नाटक है। कौन है? कर्नाटक। दूसरे नंबर पर उड़ीसा है। लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा, तो ये तो कई बार क्वेश्चन हो चुका है। अब्राहम लिंकन। कौन होगा इसका? अब्राहम लिंकन। आगे बोला है कि भारत का संविधान कैसा है? ठीक है, भारत का संविधान लिखित है, ये बात सही है। संघीय भी है, ये भी बात सही है। एकात्मक नहीं है, भारत का संविधान एकात्मक नहीं। संघीय क्या होता है मैं बता चुका हूँ, परिसंघ, संघ और एकात्मकता, तीनों चीज़ मैं बता चुका हूँ। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि भारत का संविधान कैसा है, संघीय है और लिखित है। लिखित तो है ही, क्योंकि जब हम एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पर भी बताए हैं आपको कि भारत का इतना बड़ा संविधान, लिखित कोई भी संविधान नहीं है। ठीक है, और उसके बाद है संघीय भी है। कौन है? संघीय भी है। तो इस तरह से आप इस ऑप्शन को चुन लीजिए कि कौन ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ए बी वाला कौन ऑप्शन है? ए हो जाएगा। कौन हो जाएगा? एक। आगे बोला है कि ए अनुपात बी इतना दिया है, बी अनुपात सी इतना दिया है, तो ओवरऑल ए बी सी का अनुपात कितना हो जाएगा? तो इसको निकालने का तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसको कैसे आप निकालेंगे। ए अनुपात बी दिया है तो 2:3 लिख लीजिए। कितना लिख लीजिए? 2:3। और फिर बी अनुपात सी दिया है तो 4:5 लिख लीजिए। ठीक है, अब इसी को ए अनुपात बी निकालने के लिए इससे इसको गुना कर लीजिए, इससे इसको गुना कर लीजिए, इससे इसको गुना कर लीजिए। तो 2 चौका कितना हो जाएगा? 8। और 3 चौका कितना हो जाएगा? 12। और 3 पचे कितना हो जाएगा? 15। ठीक है, कौन हो जाएगा? देख लीजिए, करने का तरीका, पहले लिखने का तरीका जान लीजिए कैसे मैंने लिखा है। एक बार फिर से मैं लिख के बता रहा हूँ, 2:3। ठीक है, उसके बाद 4:5 लिख दिया। अब क्या करना है? 4 दूना 8। ठीक है, एक सीधा गुना करना है। 3 चौका 12 और 3 पचे 15। ऐसे गुना कर लीजिए, ओवरऑल आ जाएगा। आगे समझ में? तो ऐसे हम निकालते हैं एबीसी का ओवरऑल अनुपात। आगे देख लीजिए, अगला बोला है हिमखंडों के पिघलाने का मुख्य कारण, मतलब हिमखंड क्यों पिघल रहे हैं ये चीज़ बोला है। बोला है ओजोन के कारण पिघल रहे हैं? नहीं। पीरकनाशियों के सांद्रता के कारण पिघल रहे हैं? नहीं। भूमंडलीय ताप के कारण पिघल रहे हैं।
मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है जिसके कारण हिमखंड पिघल रहा है। तो भूमंडलीय ताप के कारण क्या है, पिघल रहे हैं, अम्ल वर्षा के कारण नहीं पिघल रहे हैं। ठीक है, आगे बोला है निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है, नहीं है। ठीक है, जीवाश्म ईंधन कौन नहीं है ये पूछा है। तो याद रखिएगा कि ये भी पेट्रोलियम धरती से निकलता है, कोयला भी धरती से निकलता है, प्राकृतिक गैस भी निकलता है। तो इस तरह से यूरेनियम जो है ना जीवाश्म ईंधन नहीं है। यूरेनियम एक रासायनिक पदार्थ के रूप में आता है। और यूरेनियम से क्या बनता है मैं ऑलरेडी चर्चा कर चुका हूँ कि इस थोड़ा सा यूरेनियम से बहुत सारे मात्रा में बिजली उत्पन्न होता है। ठीक है, भारत में सती प्रथा का विरोध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ठीक है, किसने किया था सती प्रथा का? तो अगर वहाँ पे गवर्नर का नाम पूछा जाता है तो बेंटिक होता है। कौन होता है? बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लेकिन अगर ऐसे कोई नेता का, राष्ट्रवादी नेता है तो उसमें राजा राम मोहन राय का नाम सबसे अग्रणीय है। ठीक है, याद रखिएगा कि 1929 में सती प्रथा को अंत कर दिया गया था बेंटिक के सहयोग से। ठीक है, मैंने राजा राम के सहयोग से बेंटिक ने अंत किया था 1929-30 में। और आत्मीय सभा का स्थापना इन्होंने ही, राजा राम मोहन राय ने किए थे। ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। ठीक है, तो ब्रह्म समाज की स्थापना के लिए राजा राम मोहन राय को याद कर लीजिए। उसके बाद आत्मीय सभा के लिए याद कर लीजिए। उसके बाद है सती प्रथा को अंत कराने के लिए याद कर लीजिए। ठीक है, ये बात ध्यान में कर लीजिएगा। आगे बोला है एकेश्वरवाद का भी प्रयोग इन्होंने ही किया था, एकेश्वरवाद का प्रयोग। आगे बोला है बर्जियस विधि द्वारा कृत्रिम पेट्रोलियम प्राप्त करने में निहित है। मतलब किसमें कौन कौन चीज़ निहित है? वनस्पति तेल और हाइड्रोजन के बीच अभिक्रिया। दूसरा ऑप्शन है कि दूसरा ऑप्शन में बोला है कि कोयले और हाइड्रोजन के बीच अभिक्रिया, एल्कीन और हाइड्रोजन के बीच एरोमेटिक और हाइड्रोकार्बन की अभिक्रिया। तो यहाँ पे पूछा क्या है, सवाल ये पूछा है कि बर्जियस विधि द्वारा पेट्रोलियम प्राप्त करने, तो वनस्पति तेल और हाइड्रोजन के बीच अभिक्रिया। ठीक है, ये बात ध्यान में कर लीजिए, यही 1 हो जाएगा। आगे बोला है कि इनमें से कौन त्रिपक्षीय संधि का सदस्य नहीं था? त्रिपक्षीय संधि, जो त्रिपक्षीय संधि का ही देन है कि जो है ना द्वितीय विश्व युद्ध जो है ना आरंभ हुए थे। तो याद कर लीजिए कि त्रिपक्षीय संधि में कौन कौन थे। तो त्रिपक्षीय संधि में आपका थे त्रिपक्षीय संधि में आपको इंग्लैंड था, ठीक है, फ्रांस था, रूस था त्रिपक्षीय संधि में। ठीक है, मतलब मित्र राष्ट्र की तरफ से ये तीनों था। तो ये कौन नहीं है? तो इटली नहीं था, ये तो धुरी राष्ट्र के साथ था। आगे है लोहे पर कलाई के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो लोहा पर कलाई हम जिंक लगा कर करते हैं। ठीक है, लोहा पर कलाई क्या करते हैं? जिंक का लेप चढ़ाते हैं लोहा पर। याद रखिएगा, क्या किसका लेप चढ़ाते हैं? जिंक का, ताकि उसमें जंग न लगे, जंग से बचने के लिए। आगे बोला है जापान, जर्मनी, इटली ने मिलकर एक गुट का निर्माण किया था जिसका नाम क्या था? तो अभी हम बताए हैं धुरी शक्ति। क्या नाम था उसका? धुरी शक्ति। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया। अब ये आपका सेट 7 खत्म हो गया है, सेट 8 जो है ना कल होगा। बंद कर लो।